एवरीवन, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये काइनेमेटिक्स यूनिट का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे बेस्ट पार्ट क्यों होता है बताने के लिए पहले एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए, जैसे मान लो ये ब्लू लाइन है, ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर यहाँ से कोई आपके पास कोई बॉल है, मान लो पॉइंट ए पे आपने इस बॉल को अगर इस तरह से थ्रो कर दिया तो ये बॉल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगी और इस पॉइंट बी पर आकर के गिर जाएगी। इस तरह के पाथ फॉलोड को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मीन जैसे ये ग्राउंड है, आपने यहां से कुछ फेंका, ये यहाँ पे पहुंच गई। इस मोशन का नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये सबसे अच्छा क्यों है टॉपिक, क्योंकि एक तो ये हमारे जो भी बंदूकें होती हैं या जो तोप होती है कैनन्स, उन सब में यूज होता है। इनफैक्ट कई जगह पे इसका मूवीज में भी आता है। जैसे कोई रोड है वो टूटा हुआ है, यहाँ से गाड़ी को यहाँ से क्रॉस करना है तो कितनी स्पीड और कितना एंगल ले, तो उससे ये पता लग जाएगा कि वो कितनी दूर जाकर के लैंड होती है। तो इसका एक हम सबसे पहली चीज देखते हैं, जब हम इसको थ्रो करते हैं बॉल को पॉइंट ए से, तो यहाँ पे मान लो हमने इसको इनिशियल स्पीड दी u, जिस स्पीड से हमने इसको थ्रो करा, और जो एंगल हमने हॉरिजॉन्टल के साथ रखा वो एंगल है थीटा। अब यहाँ पे इसकी खास बात क्या है, देखो, एक तो ये ए पॉइंट से गई बॉल और ये बी पॉइंट पर आई, तो ये जो डिस्टेंस होता है ए से बी पॉइंट का, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, ये कहलाता है रेंज। पूरा नाम इसका होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, जो ये ग्राउंड पे डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज इसमें होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, जिसको हम पॉइंट सी डी से शो कर रहे हैं। ये ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड है यहाँ पे, इससे बॉल ऐसे ऊपर जाके यहाँ आई, तो जिस पॉइंट पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे होती है उस हाइट को हम बोलते हैं एच को मैक्सिमम हाइट, जो एक प्रोजेक्टाइल अपने रास्ते में पाथ में अटेन करता है, हासिल करता है। और एक जो थर्ड चीज होती है वो होती है इसमें कैपिटल टी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वो टाइम होता है जिसके लिए कोई भी बॉडी हवा में होती है, एयर में होती है। अब इसमें एक मजेदार बात क्या होती है, हमको सिर्फ दो चीज पता होनी चाहिए। एक तो स्पीड जिससे हमने उसको थ्रो करा है, और एक एंगल, किस एंगल पे हमने थ्रो करा है। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आप ये तीनों चीज बता सकते हो कि वो जैसे यहां से फेंका तो कितना दूर जाके गिरेगी, कितनी हाइट तक पहुंचेगी मैक्सिमम, और कितने टाइम तक हवा में रहेगी। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं एक्स और वाई एक्सिस को, कि ये दोनों एक्सिस में एक रिलेशन क्या होता है। देखो, अगर ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो मैंने रेड से ड्रॉ करा है अभी, तो ये दोनों एक्सिस होते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस। अब इंडिपेंडेंट से हमारा मतलब क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट से हमारा मतलब है यहाँ पे कि कोई भी क्वांटिटी जो अगर वाई डायरेक्शन में है, ऐसे ऊपर की तरफ है, तो उसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, मतलब उसका कोई रोल नहीं होता, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अपने परपेंडिकुलर कोई भी इफेक्ट, कोई भी कंपोनेंट कभी नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है, इसको समझना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे एक्स वाई एक्सिस में हमारे पास कोई क्वांटिटी है, मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसका एंगल है यहाँ पे थीटा एक्स के साथ, तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट आता है ए कॉस थीटा। तो अगर मैं एंगल को 90 डिग्रीज कर दूंगा तो फिर ये कंपोनेंट इसका जीरो हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अपने परपेंडिकुलर वो जीरो होता है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इज जीरो। ठीक है, जैसे अगर कोई बॉडी है, मान लो अगर वो वाई डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, तो इस वाई डायरेक्शन के मोशन से उसके एक्स डायरेक्शन का कोई भी लिंक नहीं होता। वाई में वो कितना भी चल सकती है, उस पर कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक्स में कुछ मूव करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम इसलिए एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट एक्सिस मानते हैं। दूसरी चीज जो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को पता होनी चाहिए वो होती है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है x यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरी होती है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2ax। अभी तक जो आपने करा होगा वो या तो इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को आपने सिर्फ x डायरेक्शन में लगाया होगा या सिर्फ y में। अब इस केस में हमको ये एक साथ दोनों में लगाना होता है, यही इसकी ब्यूटी है और यही शायद इसका बर्डन भी है, इसलिए एकदम से नए नए बच्चे थोड़े डर जाते हैं।
पर एक बार टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये तो बहुत आसान टॉपिक होता है और बहुत अच्छा टॉपिक होता है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने ड्रॉ करा है इसमें हम देखेंगे, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे, ये इस तरह से ग्राउंड था और हमने यहां से फेंका था इसको, तो हमने इसको स्पीड दी थी u और हमने इसका जो एंगल रखा था वो रखा था थीटा। अब हम जानते हैं इसकी स्पीड का अगर मैं x डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो वो कंपोनेंट उसकी वैल्यू आएगी u cos थीटा, और अगर हम उसका कंपोनेंट लेंगे y डायरेक्शन में तो उसकी वैल्यू आती है u sin थीटा। तो ये तो हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लिए। मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, x डायरेक्शन के लिए टेबल अलग से और y डायरेक्शन के लिए अलग से, ताकि हम क्वांटिटीज को बता सकें कौन सी x में और कौन सी y में है। सबसे पहले हम बात करते हैं ux मतलब x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। तो वो कितनी होगी यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्लस की u cos थीटा, बिकॉज जो डायरेक्शन है हम पॉजिटिव कैसे लेते हैं, बना देता हूं, ये x डायरेक्शन, ये वाला x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इस तरफ, और इस तरफ ये x एक्सिस की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। सेम y के लिए, ऊपर की तरफ चलोगे तो y पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नेगेटिव। तो x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, और y डायरेक्शन की कौन सी होगी, वो होगी u sin थीटा। उसको मैं लिख रहा हूं u y से। अब सेकंड चीज आती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना होगा। अब हम जानते हैं अगर ये ग्राउंड है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ना तो इस डायरेक्शन में होता है ना इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गाड़ियां अपने आप चलती ना x और y में, ग्रेविटी यू लगती है। तो इस प्लेन में, ग्राउंड के प्लेन में एक्सेलरेशन होता है 0, तो इसीलिए यहां पे वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन x में 0। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू तो g होती है, बट उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा g होता है, हमेशा डाउनवर्ड्स, और चूंकि डाउनवर्ड है, नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस का g। मैं यहाँ पे i j k कैप भी यूज कर सकता हूं, लेकिन एक बार मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूं इसलिए नहीं कर रहा। अब हमारे पास में मेन दो चीजें तो ये आ गई जो हमने उनको डिवाइड कर लिया। अब हम एक एक करके क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम के लिए वो एयर में रहेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक बात समझना, ठीक है, देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ y एक्सिस को, y एक्सिस ये रहा ऊपर की तरफ, और x एक्सिस पॉइंट A से वो रहा इस तरफ। अब आप देखना, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये ग्राउंड है, यहाँ से वो बॉल ऐसे जाके ऐसे आ रही है। इस मोशन में क्या होगा देखना, जब वो बॉल यहाँ से यहाँ गई तो y में उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। बॉल यहाँ से यहाँ तो y इतना, बॉल यहाँ पे तो y इतना, बॉल और ऊपर तो उसका जो y में जो प्रोजेक्शन आएगा वो बढ़ रहा है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसका y यहाँ पे मैक्सिमम हो चुका होगा। उसके बाद वो बॉल नीचे आएगी, जैसे जैसे वो बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी y में हाइट कम होने लग जाएगी। सेम चीज को मैं इसमें एक्स एक्सिस में दिखा रहा हूं। देखो अभी बॉल ए पॉइंट पे थी तो उसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। कुछ टाइम बाद मान लो बॉल आ गई ऐसे पॉइंट सी पर, तो इस टाइम पे इसका y डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगी ये हाइट। कुछ टाइम बाद ये और चली मान लो और ये पॉइंट डी पर पहुंच गई यहाँ पे। अब इसका y में जो पोजीशन होगी डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, वो ये डिस्टेंस होगा ये वाला। तो अब जब वो एक टाइम के बाद नीचे आएगी तो उसकी y वाली हाइट भी कम होने लग जाएगी। जब वो पॉइंट ई पर आएगा जैसे यहाँ पे, तो उसकी y वाली हाइट क्या रह जाएगी, वो ये रह जाएगी y वाली हाइट। और ऐसे करके जब वो पार्टिकल दोबारा से ग्राउंड पे लैंड कर जाएगा पॉइंट बी पर, अगर पॉइंट बी पर पहुंच गया तो y में उसकी हाइट क्या हो जाएगी, दोबारा से जो ए पॉइंट पे थी वो हो जाएगी 0। ठीक है, y का मतलब है कि उसके y एक्सिस में उसकी हाइट कितनी है। तो जब बॉल यहां से यहां जा रही थी यू, तो उसकी y में हाइट बढ़ी, और जब वो ऊपर से नीचे आ रही है तो y में फिर से उसकी हाइट कम हो रही है, और जब वो दोबारा ग्राउंड पे पहुंच गई तो उसकी y में हाइट 0 हो गई। तो इसलिए जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो हम बोलते हैं पूरा ए टू बी मोशन के लिए, फॉर ए टू बी मोशन मतलब कंप्लीट मोशन के लिए उसका y में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। y का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया पहली चीज। तो बाकी तो हमको पता है y में, मैं एक बार इसको बॉक्स में अलग से कर लेता हूँ, क्वांटिटीज को लिख लेता हूँ, फिर हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो y डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है वो है u sin थीटा, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है -g, y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा टोटल a टू b के लिए वो आएगा 0, और हमें निकालना है टाइम, उसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हमें सॉल्व करना है तो इन चारों वेरिएबल्स के साथ में मैं यूज करूंगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब मैं ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक एक करके इसमें वेरिएबल रख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट y में 0, इनिशियल स्पीड u, उसकी वैल्यू u साइन थीटा, टाइम की जगह कैपिटल T, फिर हाफ a की जगह माइनस g और t स्क्वेयर की जगह t स्क्वेयर। अब सिंपली बस जो टर्म लेफ्ट में है मैं उसको 0 के इस तरफ ले आऊंगा, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू में टी। मैंने सिंपली माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर को राइट हैंड डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड में ले आया। एक टाइम से टाइम वेरिएबल कट जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे टाइम को आइसोलेट कर लूंगा, अकेला कर लूंगा टाइम को। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये पहला फॉर्मूला होता है जो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालते हैं। इसके बाद अब हम दूसरा फॉर्मूला निकालना चाहते हैं रेंज का। तो रेंज के लिए एक बात देख लेना आप, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, देखो यहाँ पे कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। ये हमने एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कहा था 0। तो अब अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंप्लीट मोशन के लिए इक्वेशन लगाता हूं तो कैसे लगेंगी, ये फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको। ये पार्टिकल ए से बी में गया यहाँ पे। अब मैं एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊंगा, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से बी के लिए, उसको हम बोलते हैं आर, रेंज। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वो है 0। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड है यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड है यू कॉस थीटा, और जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन जी, जो अभी अभी हमने डिराइव करा है। फिर से हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये हाफ ए टी स्क्वेयर ये टर्म हो जाएगी 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो और s की जगह हम रख देंगे r, u की जगह u cos थीटा, और टाइम जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी जगह पे 2u साइन थीटा अपॉन g। थोड़ा सा इसको अब हम रीअरेंज करेंगे, देखना। तो हमने रेंज को लिखा थोड़ा सा, देखो सबसे पहले u इंटू u दो बार आ रहा है, तो हम इसको ही लिख लेंगे u स्क्वेयर। तो रेंज के फॉर्मूले में u स्क्वेयर, जो बचा वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा g। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, और उसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में हम इजीली प्रूव कर सकते हैं इसको। साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेसिक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो हमने रेंज के फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला वो आ गया यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसके बाद अब हम जो थर्ड इसमें क्वांटिटी निकालते हैं वो होती है मैक्सिमम हाइट। ये सबसे इंटरेस्टिंग होती है, देखना। मैक्सिमम हाइट के लिए मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं। हमने बॉल को ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक भेजा था। अब एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर मैं वाई डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन की बात करूं, तो अगर मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका है और एक्सेलरेशन ग्रेविटी का लगता है नीचे, तो उसकी वेलोसिटी होती है कम। तो जब इस चीज को आपने ऐसे फेंका है तो स्टार्टिंग में इसकी जो ऊपर वाली वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। कम होते होते जब वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे आती है तो उसके ऊपर वाली वेलोसिटी हो जाती है 0। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ना हो तो फिर तो वो और ऊपर जाएगा ना, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे उसकी उस पॉइंट पे ऊपर वाली वेलोसिटी अपवर्ड वेलोसिटी 0 हो जाती है। सेम चीज मैं डायग्राम में शो कर देता हूं। अभी इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में होती है यू साइन थीटा। जब ये पॉइंट सी पे आता है यानी मैक्सिमम हाइट पे, तो हम लिखते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है वाई डायरेक्शन की वो हो जाती है 0। और इसका रीजन क्या है, अगर ऊपर ना हो वेलोसिटी तभी तो वो उस पॉइंट पे फ्लैट हुआ है। अगर ऊपर वेलोसिटी होती तो फिर तो ये सी से और ऊपर जाता, ठीक है, लेकिन वो नहीं जा रहा। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है।
सेम वैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर, वो ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट पे रुक जाएगा, फिर नीचे आता है। तो जिस पॉइंट पे रुक जाता है उस पॉइंट पे क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम बात करेंगे ए टू सी में, ठीक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट मैक्सिमम हाइट तक। तो ए टू सी में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो y में u साइन थीटा हम निकाल चुके हैं, पहले से पता है। एक्सेलरेशन y का माइनस जी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी y में वो जीरो, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा y का उसी को हम बोल रहे हैं h। अब टाइम नहीं है तो हमें इस इक्वेशन में हम यहाँ पे अब थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की, v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को रख देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी v, उसकी जगह हम रख देंगे जीरो, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u साइन थीटा उसका स्क्वायर है, फिर 2a एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस जी, और s की जगह पे h। सिंपली अब हम फिर वही करेंगे, जो ये माइनस 2gh वाली टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले आऊंगा, तो ये टर्म बन जाएगी 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहां से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो h की वैल्यू आएगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो ये बेसिक, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को जब पढ़ते हैं तो हम इसमें ये थ्री क्वांटिटीज को पहले निकालते हैं, एक मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम। तीनों का फॉर्मूला याद रखना हो तो टाइम का तो देखो आसान होता है, मैं फिर से लिख देता हूं 2u साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन अगर मैं बात करूं रेंज की और मैक्सिमम हाइट की, तो इन दोनों फॉर्मूलों में कई बार कंफ्यूजन आता है। तो कंफ्यूजन मैं अपना कैसे दूर रखता हूं, देखो रेंज के फॉर्मूले में आता है साइन 2 थीटा, और हाइट के फॉर्मूले में आता है साइन स्क्वेयर थीटा। साइन वाला जो फॉर्मूला हाइट में, उसमें स्क्वेयर, तो उसमें वो 2 ऊपर चला गया। तो मैं ये हम मैथ्स में जानते हैं जैसे कि लेफ्ट में कुछ जोड़ा तो राइट में जोड़ना पड़ता है, तो वैसे ही अगर साइन थीटा में कह रहा हूं मैं 2 ऊपर चला गया तो एक 2 नीचे भी आएगा। तो इसलिए हाइट वाले फॉर्मूले में स्क्वायर होता है। हाइट देखो, हाइट मतलब ऊपर, तो हम जो पावर होती है साइन थीटा की उसको ऊपर उठाते हैं। रेंज में साइन 2 थीटा, हाइट में साइन स्क्वायर थीटा। हाइट को आप जोड़ो, हाइट से ना 2 को उठा दिया हाइट में, और जब एक 2 को उठाया है तो एक 2 को नीचे भी लाऊंगा, तो नीचे भी क्या आता है 2g। तो आपको याद रखना होता है कि हाइट के फॉर्मूले में नीचे आता है 2g और रेंज के फॉर्मूले में आता है g। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा हम थोड़ी बहुत बातें इसमें और कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक बंदर है, वो एक डाली पे ऐसे लटका हुआ है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक शिकारी है, उसके पास बंदूक है, और बंदूक का जो एम है वो ऐसे है कि बिल्कुल बंदर की यहाँ पे खोपड़ी पे, टेम्पल पे है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसे ही, जैसे ये बंदूक है ऐसे और यहाँ पे बंदर है, जैसे ही उसने बंदूक से गोली चलाई शिकारी ने, वैसे ही बंदर अपने हाथ छोड़ देता है उस जिस डाल पे वो लटका हुआ है। तो क्वेश्चन होता है कि क्या उसको गोली लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे अगर वो बंदूक है, वो वाली लेजर वाली बंदूक जिसमें आगे लेजर होती है, तो मान लो अभी बंदूक का निशाना है, यहाँ पे बंदर है, और वो लेजर पॉइंट बंदूक का जो आ रहा है लेजर, वो बंदर के माथे पे है। जैसे हमने ट्रिगर दबाया वैसे बंदर ने हाथ छोड़ दिए। क्वेश्चन होता है कि क्या गोली बंदर को लगेगी या नहीं लगेगी। तो अगर हमने नहीं पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, हम 10th क्लास तक हैं, तो हम बोलेंगे नहीं लगेगी, क्योंकि हम गोली जाएगी ऐसे और बंदर वहां से छूट जाएगा। बट रियल में होता है कि लगेगी उसको, क्योंकि जैसे बंदर हाथ छोड़ेगा, गोली जैसे बंदर तक पहुंचेगी, कुछ डिस्टेंस बंदर नीचे आएगा और उतना ही डिस्टेंस गोली भी नीचे आएगी, क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटी वाली। तो जो बुलेट होती है, हम देखते हैं मूवीज में, हमें लगता है कि बुलेट यूं चलती होंगी, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपने बंदूक की गोली यूं चलाई है तो वो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन को ही फॉलो करेगी। अगर आपने एक हाइट से चलाई है, ये ग्राउंड है, यहां से बंदूक करके चलाई है, तो वो गोली यूं जाएगी। मैं इसको अगर डायग्राम में ड्रॉ करूं, तो अगर आपने यहाँ पे बंदूक को रखा है ऐसे, तो गोली चलाई है, तो वो गोली यूं जा करके नीचे जाएगी। गोली भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करती है। और भी इसके बहुत सिग्निफिकेंस हैं, वैसे बहुत जगह काम आता है। जब वॉर हुई थी कारगिल में, तो जो हमारे पास जो तोपें थी, वो एक हाइट तक के बाद, जैसे ये पहाड़ी थी, ये ग्राउंड था, तो जो गोले थे तोप के, वो यहाँ तक आ पा रहे थे, पूरे ऊपर नहीं जा पा रहे थे। तो फिर हमको तोपों को चेंज करना पड़ा, सारी फिजिक्स लगी उसमें। तो हमने वैसी तोपें बना ली बाद में, जिनका गोला उस हाइट तक जा सके इजीली। और भी बहुत जगह पे इसका यूज होता है, पैराशूट वगैरह बहुत जगह पे। और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम धीरे धीरे करके थोड़ा टफ भी कर सकते हैं। जब हम उसको ग्राउंड पे ना फेंकें, हम उसको एक हाइट से फेंकें। जैसे इसी का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे
हम किसी हाइट h पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंक दिया इस तरह से, हमने उसको स्पीड दी u, और अगेन एंगल ऑफ जो फ्लाइट है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में वो थीटा है। अब हमसे पूछा जाए, जैसे ये पार्टिकल u जाएगा और बाद में ग्राउंड पे यहाँ पे गिर जाएगा, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस वो चलेगा, जैसे bc डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितने टाइम के बाद गिरेगा, तो ये चीज़ें भी हम निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि x और y में अलग अलग क्वांटिटीज को कैसे ब्रेक करते हैं। मैं यहाँ पे वही करूँगा, आंसर आ जाएगा, आप देखना इसको एक न्यूमेरिकल की तरह। तो ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। फिर से मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में अलग से इक्वेशंस लगाऊंगा। x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u cos थीटा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फिर से जीरो आएगा, y डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस का g। अब देखते हैं हम, अगर मैं a टू c की बात करूं, a से c, जैसे पार्टिकल यहां पे था वो पूरा मोशन करके नीचे आ चुका है, सो a से c में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं y डायरेक्शन में, तो वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस का h। देखो a पॉइंट पे वो यहां था और सी पॉइंट में वो ग्राउंड पे पहुंच गया यहाँ पे नीचे, लेकिन जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वाई डायरेक्शन में वो यही करा है, बाकी डिस्टेंस तो उसका एक्स में है, वाई में तो सिर्फ ये हाइट होती है। तो हमें वाई का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब हम वाई में इक्वेशन लगा सकते हैं। वाई के हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं, इनिशियल स्पीड वाई की, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हम इक्वेशन लगा देंगे सेकेंड। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास में s हो जाएगा माइनस एच, यू टी की जगह पे u साइन थीटा इंटू टी, टाइम को मैं बड़ा वाला कैपिटल लिख दूंगा, a की जगह माइनस जी और फिर t की जगह पे टी स्क्वेयर। तो ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमको इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है यानी कि bc डिस्टेंस, तो उसके लिए भी सिंपल है, हम x डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देंगे फिर से। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और x डायरेक्शन में फिर से ये हाफ ए टी स्क्वेयर होगा जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था। तो बस जो डिस्प्लेसमेंट s है वो है r, u इनिशियल स्पीड x की वो है u cos थीटा, और जो टाइम हमने यहां से निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, उस टाइम को हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट r का मिल गया, हॉरिजॉन्टल का मिल जाएगा। इसके अलावा थर्ड एस्पेक्ट इसका होता है, तो नॉर्मली पीएमटी लेवल तक उसको नहीं पूछते, जेई लेवल में पूछा जाता है, जब हम वहां पे उसको एक स्लोप पे प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे ये ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन होता है और हम एक प्रोजेक्टाइल बॉल को यहां से लेकर के यहां तक भेजते हैं इस तरह से। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसमें हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही एक्स और वाई एक्सेस मान लेते हैं, वो मैं अभी नहीं करा रहा, तो उससे थोड़ा सिंपल हो जाता है ये। और इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि कितना एंगल हो, जैसे इसमें एक पॉइंट अच्छा है, जैसे वो कि दो एंगल्स कितने होते हैं जिनके लिए उसकी रेंज सेम रहती है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो आप, हमने किसी पार्टिकल को ए पॉइंट से भेजा किसी स्पीड u से, और एक एंगल है थीटा, और दूसरा पार्टिकल है उसी डिस्टेंस पे वैसे, और उसको हमने फेंका किसी स्पीड, मतलब स्पीड वही u, एंगल हमने चेंज कर दिया अल्फा। तो इन थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन हो, अगर दोनों की जो रेंज आए वो क्या आ जाए, सेम। इस तरह से हम इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कई दोनों के लिए रेंज सेम आनी चाहिए, मतलब अगर मैं एक ही पार्टिकल है उनको अगर किसी दो एंगल्स पर भेज रहा हूं तो उन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या हो कि दोनों की रेंज सेम आए, तो वो सिंपली आ जाता है। दोनों की रेंज को आप इक्वल करोगे, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन टू अल्फा, प्रॉपर्टी लग जाती है फिर साइन की। जैसे मैं बता देता हूं, ये जैसे पहले वाले केस में अगर मैं रेंज देखूं तो उसकी वैल्यू आएगी यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी, और दूसरे वाले केस में मैंने उसको एंगल दिया है अल्फा, तो साइन टू अल्फा अपॉन जी। तो ये दोनों कट जाएंगे, यू स्क्वेयर और जी, हमारे पास बचेगा साइन टू थीटा इक्वल्स टू साइन टू अल्फा। तो एक तो इसका आंसर डायरेक्टली हो सकता है कि टू थीटा इक्वल्स टू टू अल्फा, लेकिन वो तो चलो आंसर होगा नहीं, इक्वल एंगल हो गया वो तो। फिर हम साइन की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, साइन की प्रॉपर्टी होती है कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। तो बस हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, और फिर साइन टू अल्फा को क्या लिख देते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस टू अल्फा। और अब हम
इसको इक्वल कर देते हैं साइन 2 थीटा के। अब अंदर वाले एंगल्स को इक्वल कर देंगे हम, 2 थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 अल्फा। तो इन दोनों को आप इक्वल करोगे तो आपके पास रिलेशन आएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यानी कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। दोनों का जो सम होता है वो आपके पास में एक्यूट एंगल बन जाता है। तो जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका 30 डिग्री के एंगल पे, तो जितना दूर जाएगा उतना ही दूर जाएगा अगर मैंने उसको फेंका 60 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि 30 और 60 दोनों का सम 90 होता है। सेम ऐसे 40 डिग्री पे फेंकूं या 50 डिग्री पे, सेम रेंज होती है। फिर एक क्वेश्चन और होता है कि कितने एंगल पे फेंका जाए कि उसकी रेंज मैक्सिमम आए। तो रेंज मैक्सिमम में यू और जी तो हम चेंज करते नहीं है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम वो होती है जब साइन के अंदर वाला एंगल होता है 90 डिग्री, तो 2 थीटा 90 डिग्री, थीटा बराबर 45। तो इस केस में थीटा बराबर 45 पे रेंज मैक्सिमम आती है। जो भाले फेंकते हैं ना, जैसे नीरज चोपड़ा वगैरह, जो जेवलिन थ्रो, कोई भी चीज़ आपको थ्रो करनी है और मैक्सिमम डिस्टेंस तक, तो आपको एंगल उसका 45 लेना चाहिए। उससे वो चीज़ बहुत आगे तक जाती है, मैक्सिमम जितना जा सकती है। और बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।